और आइए अब रुक करते हैं हमारी आज की बहस का। और बहस इस बात को लेकर हो रही है कि क्या दहेज के कानून, क्या घरेलू कानून या ये कहा जाए क्या धारा 498A का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, क्या इसका मिसयूज हो रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सास को पीटने वाली बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी बहू दावा कर रही है कि उसे भी मारा पीटा जाता था, हालांकि इसका कोई वीडियो नहीं है, मगर बहू का अत्याचार सामने आ रहा है सीसीटीवी कैमरे के जरिए। आज हम सवाल ये उठा रहे हैं इसके जरिए। हम मानते हैं कि इस वीडियो से बहू का अत्याचार साबित हो रहा है, मगर बहू भी यह दावा कर रही है कि उसकी भी पिटाई हुई थी। हम जो बहस करने जा रहे हैं कि क्या घरेलू कानून, क्या दहेज का कानून या सेक्शन 498 का बेजा इस्तेमाल हुआ, इस पर हम बहस करेंगे। मगर उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पहले थप्पड़ से ताबड़तोड़ पिटाई, फिर चुन्नी से गला घोटने की कोशिश, इसके बाद पत्थर से हमला किया और आखिर में रॉड से जलाने की कोशिश। हैवानियत की हद पार करती ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर की। पीटने वाली महिला बहू है और जिस महिला को बेरहमी से पीट रही है वो उसी की 70 साल की सास है। मेरी बहू ने जानलेवा हमला किया। मैं खाट पे अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और पहले इसने अपनी गैस जलाई। किचन में से आके इसने मेरे मुंह पे बहुत चांटे मारे, फिर गला घोटा बहुत बुरी ताकत से। के बाद जब भी मैं ना घोट पाई तो ये कोई भारी भरकम पत्थर लेके आई। ये तस्वीरें 5 जनवरी की हैं जो अब सामने आई हैं। बिस्तर पर लाचार पड़ी सास की पिटाई का ये वीडियो कैमरे में कैद है, लेकिन आरोपी बहू कैमरे में कैद तस्वीरों को भी नहीं मान रही। नहीं, वो तो नकली बना के इसलिए दिखा रही हैं क्योंकि मुझे बदनाम करना चाह रही हैं, क्योंकि उनका निकालने का है। वो दहेज पैसे भर भर के मुझे बर्बाद निकालने का एक ढंग है उनके घर में। रंगे हाथों पकड़ी गई महिला कह रही है कि उसके साथ भी मारपीट की गई, लेकिन वो कैमरे में कैद नहीं हो पाई। जहाँ जहाँ रिश्वत दी जाती है उसके लिए तो वीडियो फिल्म बना दी, और जिस सास ने मेरे अंदर मारा वहाँ वीडियो फिल्म क्यों नहीं लगाई थी। और जब उन्होंने मुझे दुकान पे घर पे मार के गया था और दुकान पे मारा तो क्यों पत्रकारिता उसकी वीडियो फिल्म बनाने नहीं आए थे। और ससुर मेरे साथ बलात्कार करने आया और नंदो ने घोलता हुआ पानी फेंक कर मारा और मेरे भाइयों को धमकी दी अभी मुकदमा उसे जिंदगी भर खत्म करूंगी, तो क्यों नहीं पत्रकारिता आई छप्पा। संगीता की शादी 7 साल पहले संदीप जैन से हुई थी। पति पत्नी के बीच तलाक का केस चल रहा है और जिस दिन कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ उससे ठीक पहले पति को महिला जेल भिजवा चुकी है। मुझको इनको 4 तारीख में जेल में भिजवा दिया। झूठी एप्लीकेशन देके मुझे सारी रात जेल में बंद रखा। बेकसूर मेरे कर्मचारी को भी इन्होंने अंदर करा दिया। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहू की जुल्म की शिकार हो रही राजरानी की बेटी गुड़गांव में रहती है। उन्होंने अपने सामाजिक कार्यकर्ता दोस्त के जरिए घर में तब सीसीटीवी लगवाया जब आरोपी बहू घर में नहीं थी, और फिर कैमरे की मदद से इसका खुलासा हो पाया। 3 महीना मुझे लगे। 3 महीना में मैंने उनको और उनके जो ब्रदर हैं, जो विक्टिम है संदीप जैन, उनसे मैंने बात किया। मैं इसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे। हम लोग का सर्च लगा और फिर हमने सीसीटीवी वहाँ इंस्टॉल करवाए, क्योंकि 2 सालों से हो रहा है। कोई इंसान अगर इतना बिगड़ा हुआ है वो अपनी हरकत कभी छोड़ नहीं सकता। कैमरे में कैद इस हैवानियत के बाद एक बार फिर देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो कानून बने हैं उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। कानून के तहत अगर देखा जाए तो इसमें एफआईआर भी नहीं हो सकती, क्योंकि 323 के तहत बीटिंग जो है एक नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल ऑफेंस है। इसलिए जरूरी है कि कानून में बदलाव लाया जाए। पुलिस को भी एक ये अच्छा पैसे कमाई का साधन दिख जाता है, तो इसलिए वो ना भी केस बनता हुआ हो तो भी 498A लगा देते हैं। कुछ चंद ऐसी महिलाएं हैं जो इस तरीके के गलत केस करती हैं, जो कि गलत आरोप लगाती हैं, उनकी वजह से बाकी जितनी भी महिलाएं हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लोग उनको भी ये सोचते हैं कि अरे झूठा केस होगा। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी बहू को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऐसे कई मामले होते हैं जिनमें पति को आरोपी मान लिया जाता है और उस पर दोहरा जुल्म होता है। अब हम आपको एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे, और ये वीडियो, इसमें ये जो महिला है वो अपने पति को मार रही है। हम आपको ये वीडियो बताना चाहेंगे किस तरह से। इसमें आप देख सकते हैं महिला उनके दुकान में घुसती है और मारना शुरू करती है पहले। उसके बाद हाथ में एक रॉड लेती है, ये देखिए रॉड पड़ी हुई है, और उसी रॉड से वो अपने पति को पीटना यहां पर शुरू करती है। पति सेल्फ डिफेंस में उसे धक्का देता है यहां पर, और महिला जो है फिर भी अपने आक्रामक तेवर यहां
बदस्तूर बनाए रखती है। इसके बाद वो उठ खड़े होगी, यहां पर आप देखेंगे, और आसपास दुकान में लोग हैं वो अपने तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करें। पति उसको धक्का देता है यहां पर नीचे, और आप यहां देख सकते हैं फिर उसके हाथ में जो भी आता है उससे वो लगातार यहां पर हमला कर रही है। कपड़े का रोल है, उसके जरिए वो अपने पति को मारने की कोशिश कर रही है। अब पति भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सोच रहा है कि वही वीडियो, इस चीज को एक सीसीटीवी के जरिए से फिल्म किया जा रहा है, लिहाजा वो भी बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं दिखाई दे रहा। यह वीडियो इस बात का सबूत नहीं है कि सिर्फ यह महिला ही अत्याचार करती थी, क्योंकि जब आपने एक वीडियो, एक सीसीटीवी लगाया है, स्वाभाविक सी बात है उसके सामने आप उतना आक्रामक नहीं होंगे। अब जो बहस हम करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने कार्यक्रम की शुरुआत में की थी, कि क्या जो दहेज से जुड़ा कानून है उसका दुरुपयोग हो रहा है, या सेक्शन 498A वो कानून का वो धारा जिसमें पति, उसके मां बाप, उसके रिश्तेदार औरत की या उसके किसी रिश्तेदार की शिकायत पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। यह एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और बेकसूर उन्हें खुद को साबित करना पड़ता है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से मैं अपने तमाम मेहमानों का आपसे परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ रही हैं रंजना कुमारी, समाज सेविका, साथ ही एनसीडब्ल्यू की पूर्व चेयरमैन बरखा सिंह, और यहां स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी वकील रेखा अग्रवाल। आप सबका स्वागत है, और भी कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रंजना कुमारी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मैं जानता हूं, मैंने आपको पहले भी सुना है, आप चाहती हैं कि सेक्शन 498A खत्म नहीं होना चाहिए, मगर जब आप इस तरह की तस्वीर देखते हैं जो अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि यह कानून अपने आप में एक किस्म का ड्रैकोनियन कानून है जो पीड़ित पक्ष या पीड़ित पति के खिलाफ होता दिखता है? देखिए अभिसार, सबसे पहले हिंसा सरासर गलत है। वो हिंसा पत्नी की तरफ से हो, पति की तरफ से हो, ससुर की तरफ से हो, बहू की तरफ से हो, सास की तरफ से हो, किसी पर किसी भी तरह की हिंसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये कानूनी जुर्म है, चाहे आप सड़क पर करें ये हिंसा या आप घर के अंदर ये हिंसा करें। तो मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल आप स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि आप अगर ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इस हिंसा को बर्दाश्त करूं या इस हिंसा का समर्थन करूं तो गलत है। अब रही 498A की बात। 498A इंडियन पीनल कोड का एक प्रोविजन है जो 1984 में, जब हम लोगों ने फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं, प्रदर्शन किया था, जब हजारों महिलाएं दहेज की चिता पर जलाई जा रही थी। आज भी 8000 से ऊपर महिलाएं पिछले साल दहेज के लिए हत्या महिलाओं की हो चुकी है। तो उस समय में 498A को, उस प्रोविजन को डाउरी के साथ रिलेट किया गया था। एक इंडिपेंडेंट आईपीसी का ये कानून है। इंडियन पीनल कोड में 498A का प्रोविजन पहले से चला आ रहा था। उसको जब दहेज का कानून बदला गया तो उसके साथ जोड़ के ये कहा गया कि महिला पर मानसिक और शारीरिक हिंसा को अगर दहेज के चलते हो रही है तो इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि किसी को सजा मिल नहीं रही थी। 61 से लेकर 84 तक एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ था, जबकि हजारों महिलाएं स्टोव फटने से सिर्फ हिंदुस्तान में मरती हैं। दहेज सिर्फ यहाँ चलता है, दहेज को लेकर सिर्फ यहाँ मार डाला जाता है लड़कियों को। तो इसलिए उस चिंता को दिखाते हुए देश की पार्लियामेंट ने, संसद में कानून बना था और उस कानून का सारे देश ने समर्थन, पूरी पार्लियामेंट ने समर्थन किया था और आज तक वो कानून चला आ रहा है। लेकिन 498A के कानून में जो परिवर्तन इस समय आया है उसमें एक बात, ये पुलिस एक्ट में परिवर्तन आया है। उसमें ये कहा गया है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तब तक गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये बात भी है, अब तो गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, अब तो इन्वेस्टिगेशन के लिए रुकता है मामला। तो इसलिए कहीं कोई ऐसा कारण मुझे नहीं दिखाई देता, ना दहेज हत्याएं बंद हुई हैं, ना औरतों पर हिंसा रुक रही है, ना ही इस तरह की घटनाएं रुक रही हैं जिसमें कि औरतों के साथ हिंदुस्तान में दहेज के लालची लोग जघन्य अपराध कर रहे हैं। बेटी के परिवार वालों पर दबाव डालते हैं, किराया लेते हैं, खर्चा देते हैं, शादी का पूरा खर्चा बेटी वालों से करवाते हैं और बाद में लड़की को परेशान करते हैं। अगर दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं दिया, स्कूटर खरीदने के लिए पैसा नहीं दिया, फला, तो ये कानून, लेकिन ये कानून अभिसार जी बिल्कुल सिर्फ इस बात के लिए कि महिला पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना होगी
होगी तो उसको उसके खिलाफ कोर्ट में, कचहरी में, सॉरी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कराने का हक है। सिर्फ ये कानून, और ये इंडियन पीनल कोड का कानून है, तो इसलिए मैं नहीं समझती हूँ कि जो आप बहस चला रहे हैं इस घटना को दिखा के और तमाम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश भर की महिलाएं हिंसा कर रही हैं और पतियों को मार रही हैं और सासों को मार रही हैं। देखिए मारपीट बिल्कुल गलत है, ना पति को मारिए ना पति पत्नी को मारे। नहीं ठीक है रंजना जी, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं। आपने जो बात कही मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। मसलन 2002 में 6,000 मौतें हुई थी दहेज की वजह से, जो 2011 में बढ़कर 8,600 हो गई। तो स्वाभाविक है कि दहेज की मौतें रुकी नहीं है। मगर क्या इस कानून में और परिवर्तन की गुंजाइश है? मेरे साथ तमाम और पैनलिस्ट हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं। तो बड़ी बहस बात की, क्या दहेज के कानून का दुरुपयोग हो रहा है? क्या कानून के सेक्शन 498A के तहत कुछ महिलाएं इसका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं? मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाज सेविका और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर दीपिका भारद्वाज, और साथ ही हमारे साथ कुंदन श्रीवास्तव हैं। कुंदन श्रीवास्तव एक सोशल एक्टिविस्ट तो हैं ही, साथ साथ ये जो आप फिल्म देख रहे हैं, जो फिल्माया गया है जिसमें सास पर जो है अत्याचार किया था, उससे फिल्माने में भी उनका एक किरदार रहा है। आप सबका स्वागत है। मगर सबसे पहले, ब्रेक में जाने से पहले, आभा जी, आपसे मैंने एक सवाल किया था, क्या आपको लगता है कि महिलाओं को दोष देना सही है, या आपको लगता है कि एनफोर्समेंट के लेवल पर, पुलिस के लेवल पर सेक्शन 498A पर काम होना चाहिए? आभा जी। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आप बात कर रहे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 लाख अरेस्ट हुए हैं 498A के तहत, जिसमें 50,000 महिलाएं हैं। और ऐसी महिलाएं हैं, सास हैं या ननद हैं, जो हिंदुस्तान में नहीं अमेरिका में रहती हैं, लेकिन उन पर भी पुलिस ने FIR लिख दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप इस तरह से 498A में तुरंत अरेस्ट ना करें। पुलिस क्यों करती है? क्योंकि इसमें पुलिस को एक पैसा कमाने का धंधा मिल जाता है तुरंत, क्योंकि व्हाइट कॉलर लोग रहते हैं, वो शर्म की वजह से जेल नहीं जाना चाहते, उनको तुरंत पुलिस को पैसा दे देते हैं। तो इसका 498A का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ लोग इसको लीगल टेररिज्म के नाम से भी इस एक्ट को कह रहे हैं। मुझे लगता है इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी है। कई मदर इन लॉज का कहना है कि आप डॉटर इन लॉ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं दे रहे इस कानून के तहत? तो 498A में मदर इन लॉ को भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। यूपी के कुछ जेलों में मैं काम करती हूँ, देखती हूँ, वहां पे बहुत अहम शब्द का आभा सिंह ने इस्तेमाल किया, लीगल टेररिज्म। रंजना कुमारी, लीगल टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या आपको लगता है यह तगड़ा शब्द है या अपने आप में जायज है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है, सामाजिक आर्थिक रूप से गलत है। ये लोकतंत्र देश में इस तरह की बात कहना, तो फिर कानूनी अगर टेररिज्म है और लीगल टेररिज्म ही है तो फिर आप कानूनी क्यों बनाएंगे? कानून की जरूरत क्या है? फिर क्योस चलने दीजिए, फिर क्या फर्क पड़ता है? बहुएं सासों को मारे, सासें बहुओं को मारे, पति पत्नी को मारे, मतलब हर तरह की व्यवस्था को आप चलने दीजिए। कानून की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की हल्की छोटी बात करके इतनी सीरियस बात को खत्म करना चाहिए कि लीगल टेररिज्म है। मतलब समझ भी रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, अभी सारी आभा क्या कह रही है, लोग जो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, लीगल टेररिज्म। ये तो बिल्कुल अपने आप में मुझे लगता है कि नहीं, मगर जो मुद्दे उन्होंने उठाए कि सास विदेश में रहती है, बावजूद इसके उसे सबका सामना करना पड़ता है। दीपिका भारद्वाज, आप तो शायद इस कानून को पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में हैं, क्यों? मैं आपको, रंजना जी जो बोल रही हैं कि कानून नहीं है या कानून की ऐसा कैसे लोग बोल सकते हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि जब एक छोटी सी बच्ची आत्महत्या कर लेती है क्योंकि सिर्फ उसको भाभी उसकी डरा रही है कि मैं दहेज का कानून केस कर दूंगी, 498A कर दूंगी, सबको अंदर कर दूंगी, सास जब मर जाती है रेल पे कटकर, ऐसी ये रियलिटीज़ हैं। और मैं कोई सिर्फ वो नहीं, एनेक्डोट्स नहीं बता रही हूँ। लोगों ने, इतने सारे लोगों ने सिर्फ
क्योंकि उनको ये डराया गया कि उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया जाएगा, लोग अपने आप की अपनी जान दे रहे हैं। तो लीगल टेररिज्म और इस केस में भी एक हकीकत ये भी है कि 2002 में दीपिका जी दहेज से 6000 लोगों की महिलाएं हुई थी और 2011 तक 9000 के करीब, ये भी तो एक आंकड़ा है। जो 498A है वो क्रूएल्टी का लॉ है, डाउरी एंड क्रूएल्टी, और 304B जिसकी आप बात कर रहे हैं वो डाउरी डेथ का लॉ है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट लॉ है। अगर उस लॉ में कुछ खामियां हैं तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन 498A के मिसयूज को प्लीज 498A के मिसयूज से ही आप डिस्कस करें तो अच्छा होगा। रेखा जी, देखिए, ये जो आपने सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट का जो अभी जिक्र किया, उसके फैक्ट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला पारित कर दिया कि जो महिलाएं हैं वो दुरुपयोग करती हैं। मैं रंजना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और आभा जी ने जो यहाँ पे कहा कि लीगल टेररिज्म है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कुछ महिलाएं करती हों लीगल टेररिज्म और अपने ससुराल वालों को इस तरह से प्रताड़ित करती हों, परंतु जैसे आपने कहा कि मेरी जो ननद है या कोई सास है या कोई और महिला है वो अमेरिका में रहती है, क्या उसके ऊपर FIR करना जायज है कि नहीं? हो सकता है कि उस पर्टिकुलर केस के अंदर उसके ऊपर FIR करना, भले वो अमेरिका रहती हो, उसके ऊपर जायज है, क्योंकि क्रूअल्टी जो है सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है प्रभा देवी के केस के अंदर कि क्रूअल्टी जो है, यानी कि कोई तरह की क्रूरता, वो एक कंटिन्यूअस ऑफेंस होती है। ये नहीं कि एक दिन बहू ने, एक दिन सास ने ये कर दिया, एक दिन पति ने ये कर दिया, एक दिन ननद ने ये कर दिया। मेंटल ट्रॉमा भी जो है वो कंटिन्यूअस मेंटल ट्रॉमा अगर होता है तो भले आप अमेरिका में रहते हो, भले टर्की में रहते हो या भले इंडिया में रहते हो, अगर उसका भी चेन साबित कर सकते हैं, कड़ी पे कड़ी जोड़ सकते हैं, तो जो महिला अमेरिका में रहती है उसके ऊपर भी केस हो सकता है। फासला कोई वजह नहीं हो सकता। केस हुआ है स्मिता बंसल जी के ऊपर, बहुत फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लिए लगाई गई है कि इन्होंने मेरी ज्वेलरी रख ली। तो वो ज्वेलरी रखी है कि नहीं रखी है, पहली बात तो वो साबित कीजिए, और क्या वो इतनी बड़ा क्राइम होगा, क्रूअल्टी होगी कि वो 498A के बीच में आ जाए, तो उनके ऊपर तो रजिस्टर हुई है FIR जी, उसके साथ में 498 के साथ में 406 भी दर्ज होगा। जी, आपको एक ही, जैसे कहते हैं ना, एक ही ब्रश से आप सबको पेंट नहीं कर सकते हैं। हमारा आपका नहीं है। ठीक है, मेरे साथ कुंदन श्रीवास्तव भी हैं। कुंदन, हमने उस बहू को सुना था अपनी रिपोर्ट में, और वो बहू कह रही थी कि साहब आपने वीडियो के जरिए एक पक्ष देखा, मगर मुझ पे जो लगातार अत्याचार हुआ उसकी कोई बात नहीं करा। अब ये जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे थे कुछ देर पहले अपने दर्शकों को, जिसमें उस पति पर वो हमले कर रही थी, पति अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, उसे इस बात का पूरा आभास है कि इसे फिल्माया जा रहा है। इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी तो है कुंदन जी। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, हर बात और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसमें जो पुरानी बातें हैं, जो पहले से होता आ रहा है, 7 सालों का रिलेशन रहा है उनका शादी का, और पहले क्या हुआ है, तो इसके और भी तरीके थे। इस तरह से आप जानलेवा हमला करके अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये तो पूरी तरह, मुझे नहीं लगता है कहीं से भी ये सही है। इसे कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। मैं औरतों का सम्मान करता हूं, और मैं उस बातों को लेकर इस वीडियो को शेयर किया कि इस वीडियो में सिर्फ एक बहू अपनी सास को नहीं मार रही है, एक औरत को मार रही है, जिसमें ममता नहीं है। जहां तक मुझे लगता है, मैंने भी अपनी माँ को एक औरत के रूप में देखा है, अपनी बहनों को, तो एक ममता होनी चाहिए, वो ममता दिख नहीं रही है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा लगता है औरत की वेश में वो एक जंगली जो सोच है उनकी। अच्छा, एक बात, मैं यहां पर एक अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन होता है, डेविल्स एडवोकेट बनना, शैतान का पैरोकार बनना। हमारे कई दर्शक जब इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके जहन में एक सवाल होगा कि ये इतनी क्रूरता क्यों दिखा रही है, और ये सवाल हर कोई पूछना चाह रहा है कि ये उसकी क्रूरता की वजह क्या है। कुंदन, वही मैं आपसे कह रहा हूं, इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। मैं नहीं जानता हूं कौन गुनाहगार है, तस्वीरें बता रही हैं कि वो कर रही है जो चीज जो गैर कानूनी है, मगर इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। उसकी इस क्रूरता की वजह क्या है, ये भी तो एक पहलू, आप इसे कैसे नजरअंदाज करते हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि जो समाज है, मुझे जो लगता है, जितना मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया, कि सबके जिम्मेदारी समाज को लेना चाहिए, क्योंकि जो क्राइम होता है सोसाइटी प्रिपेयर करता है, उसके बाद क्रिमिनल्स जो होते हैं या जो भी ऐसे लोग होते हैं उसको बस कमिट करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जो संगीता जैन है, इनके जहनो दिमाग में या इस तरह का हाइप्नोटाइज किया गया, बचपन से ऐसे एक थॉट्स डाले गए। जितना मैं संदीप जैन से बात किया, बिपाशा जैन से बात किया, उन लोग से मेरी बात हुई, उस तरह से उनकी बातों से ये लगा कि वो
पहले से ही शादी के 1 साल बाद ही उनका दिमाग चेंज हो गया था। इसमें किसने उनका दिमाग चेंज किया, क्यों किया, पैसे की लालच कहाँ आई? इंसान उस समय भी नाखुश रहता है जब उसकी उम्मीदें कुछ ज्यादा हो जाती है और वो अपने आप को वादा कर लेता है। सवेरे भी एक केस आया है सोनीपत में जिसमें मदर इन लॉ को उनकी डॉटर इन लॉ ने मार ही दिया है और वो प्रॉपर्टी की वजह से है। एक बात और बोलना चाहूंगा, वजह जब जानना चाह रहे हैं तो वजह तो बहुत सारी होती हैं, फैमिलीज में डिस्प्यूट सिर्फ डाउरी की वजह से नहीं होती और बहुत सारी परिवारों के पुरुष कहाँ चले गए अभिसार? रंजना जी पूछना चाहती हूँ अभिसार ममता, अभिसार मेरा एक प्रश्न है अभिसार कि इस परिवार के पुरुष कहाँ हैं, इनके पति कहाँ हैं, इनके पिता कहाँ हैं, इनके मैं आंसर दे सकता हूँ एक्चुअली मैम, रंजना मैम, उनके पति आने वाले थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ बैठा के रखा है। उनके पति आने वाले थे, सारे पुरुष घर से बाहर रह रहे हैं क्योंकि उनको डराया जाता है कि जैसे ही वो घर के अंदर आएंगे तो उनके ऊपर रेप का केस लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं, अपराध में पति भी शामिल है। अगर उस फैमिलीज को हम लोग डिस्कस नहीं करते तो इसका मतलब नहीं है पति और ससुर। एक बात तय है, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वो दुनिया परफेक्ट नहीं है, वो अपने आप में उसमें बहुत खामियां हैं। यही दिक्कत कानूनों के साथ में। आप सेक्शन 498 को पूरी तरह से धता नहीं बता सकते, उसी पूरी तरह से हाशिए पर नहीं रख सकते। उसमें कुछ खामियां हैं, मगर वो खामियां आती हैं, उसे संबोधित करने की जरूरत है। उसे संबोधित करने के कई स्तर हैं। वो कौन से लेवल्स हो सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। क्या दहेज के कानून का दुरुपयोग हो रहा है? सबसे पहले कुंदन बहुत संक्षिप्त में बताएं, इस मामले में उस महिला ने कितनी बार सेक्शन 498A का इस्तेमाल करके अपने पति को गिरफ्तार करवाया था? जहां तक अभी तक मुझे पता है 2 बार अपने पति को जेल भेज चुकी है 498A में और डाउरी फॉल्स रेप केसेस में। सीधे अब रुक करना चाहेंगे हम बरखा सिंह का। बरखा जी, दिक्कत कानून में है या उसके लागू करने में, या इसे एनफोर्स किस तरह से किया जाए, उसमें कहां दिक्कत दिखाई देती है आपको? देखिए, कानून अपनी जगह है, कानून बिल्कुल सही बना है, बस इसको ये तरीका, जरूरत ये है कि उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए और उस पे जो दोषी है उसको सजा दी जाए। ये नहीं कि अगर एक महिला ने पीट दिया है तो वो महिला ही गलत है, दूसरी महिला बिल्कुल सही है। इस केस में जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, तो ये सारा प्री प्लान दिख रहा है। इसमें कुछ ना कुछ इसके पीछे भी है। कोई वो औरत पागल नहीं है जो इस तरह की हरकतें वो कर रही है। और ये जो लोग यहाँ पे बैठ के दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज दुनिया में सारी महिलाएं गलत हो गई हैं, सब सासों को मार रही हैं, जला रही हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। इसके ऊपर पूरी तरह से तफ्तीश होनी चाहिए, बैठ के विचार होना चाहिए, उसके बाद कोई फैसला हो। दीपिका। हाँ जी, मैं इस केस का ही बात करूं तो मैं सिर्फ बरखा जी को यही बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं उनकी खुद की बेटी से भी मिलकर आई हूँ। उनको बहुत टाइम से डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, बात बात पे पुलिस स्टेशन ले जाते थे और भी बहुत सारे इस केस के फैक्ट्स हैं। बरखा मैम पूरा इन्वेस्टिगेशन उसका करा सकती हैं, लेकिन इवेंचुअली उनको ये सीसीटीवी फुटेज बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी वो पुलिस के पास गए तो उनकी कभी भी वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि हम बहू की तो कंप्लेंट्स ले लेते हैं लेकिन हम सास की कंप्लेंट नहीं लेते। एक बार फिर वही पुलिस की बात सामने उभर कर आती है, मगर मेरे पास वक्त इतना ही है, तो पुलिस की बात फिर से सामने आई है और यही वजह है कि कानून को किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से एनफोर्स किया जाए, इस पर भी चर्चा किए जाने की जरूरत है। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।